वीडियो गेम्स हम सभी को पसंद है और कहीं ना कहीं हम भी ये चाहते हैं कि हम भी किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह जिए। वेल ऐसे ही सेम चीज हुई है अपने मेन कैरेक्टर संग जिन वू के साथ, जो कि सोलो लेवलिंग नाम के एनिमे का मेन कैरेक्टर है। और इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के पहले सीजन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपने मेन कैरेक्टर संग जिन वू के बारे में बताया गया है या फिर उसकी स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो एक ई रैंक्ड हंटर यानी कि सबसे वीकेस्ट हंटर से इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है। तो ये शो भी ह्यूमंस वर्सेस डीमंस टाइप की कैटेगरी में ही आती है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें 3 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक आइलैंड में बहुत बड़ी हलचल हुई है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। यही सब चीजें दूर से कैप्टन देख रहा था और उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या हम उनकी मदद करें, जिसपे कैप्टन मना कर देता है क्योंकि उनके हथियार इतने काम के नहीं है कि वो उन खतरनाक बीस्ट से लड़ सके। और यहीं पर वो कैप्टन सोचता है कि हमें ये सब चीजें उन हंटर्स को ही करने देना चाहिए। एट द सेम टाइम हम आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी मॉन्स्टर्स चींटियां उन्हें जिन्हें कैप्टन हंटर्स कह रहा था उन पे हमला कर रही थी और बहुत सारे हंटर्स उनसे लड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोग मारे भी हैं और कुछ लोग घायल होते हैं। तो यहीं पर एक एस क्लास हंटर यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हंटर आता है और कुछ चीटियों को हरा के वहां पर सबको हील करना चालू कर देता है। अब यहीं पर 2 एस क्लास हंटर और भी आते हैं, जिनका नाम योन सॉक और यॉन वू होता है। ऐसे में बोलना तो भूल गया, इस हीलर का नाम मिन है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अलग नाम है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये मोस्टली कोरियन कैरेक्टर्स के ऊपर है। अब यहीं पर ये सारे एस क्लास हंटर मिलकर उन सारी चीटियों को हरा देते हैं। अब यहीं पर इनका सामना होता है एक बड़े से व्हाइट चीटियों के साथ, जो कि इन नॉर्मल चीटियों से काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन योन सॉक अपनी लाइटनिंग पावर से और यॉन वू अपने स्ट्रेंथ से दोनों मिलकर उसे कुछ 2 मिनट में हरा देते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सारे व्हाइट चीटियों और आ चुके हैं और उन सभी से लड़ने ये सब लोग कूद जाते हैं। अब इसी सब फाइट से बहुत ज्यादा धमाके होते हैं और यही धमाका दूर से शहर में एक और एस क्लास हंटर देखता है, जिसे देखते समझ जाता है कि उसके दोस्त जो है सही टाइम पे वहां पर पहुंच चुके हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारी वैसी चीटियां खड़ी हैं और वैसे इस हंटर के साथ भी बहुत सारे अलग अलग हंटर्स भी हैं। तो ये एस क्लास हंटर अपने आग से उन सारे रेड चीटियों को हरा देता है, लेकिन व्हाइट चीटियों को इससे कुछ नहीं होता, जिसपे उन सभी हंटर्स को उन व्हाइट चीटियों पे हमला करने बोल देता है। और यहीं पर सीन कट होता है और हमें 10 साल से भी पुरानी बात बताई जाती है, जहाँ पर अचानक से हमारे नॉर्मल दुनिया में एक पोर्टल खुलने लगा, जो कि अलग अलग डायमेंशन से लिंक्ड था। और उसी पोर्टल्स में से बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे, जिनको मारने के लिए हमारे नॉर्मल हथियार काफी नहीं थे। लेकिन इसी पोर्टल के साथ कुछ अलग अलग तरीके के इंसान भी थे, जो कि पृथ्वी के इंसानों में से ही बाहर निकले थे और जिनके पास स्पेशल पावर थी, जो कि इन मॉन्स्टर्स को मारने के काम आती थी। और इसीलिए इन इंसानों को हंटर्स कहा गया। इन्हीं हंटर्स को उनके स्ट्रेंथ और पावर के हिसाब से अलग अलग रैंक में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे टॉप में है एस रैंक, फिर ए रैंक, फिर बी रैंक, फिर सी रैंक, फिर डी रैंक, फिर ई रैंक। और जब एक हंटर की पावर अवेकन हो जाती है तो जिस रैंक की पावर है उसी रैंक में रहती है और आगे वो कभी भी अपग्रेड नहीं होती, चाहे वो हंटर जितनी भी ज्यादा कोशिश कर ले। स्टोरी अभी प्रेजेंट टाइम में चलती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बहुत बड़ा पोर्टल खुला होता है और वहीं पर अपना कैरेक्टर किम रहता है और उसे मिलने उसका दोस्त होता है पार्क। और हाँ, ये दोनों हंटर्स हैं। अब यहीं पर किम अपने दोस्त पार्क से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुमने तो हंटिंग छोड़ दी थी ना। तो वहीं पार्क कहता है कि मेरी बेबी फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो उसके लिए पैसे इकट्ठा करने वाला है। यहीं पर किम उसे दिलासा देता है कि अगर ये वाला मिशन खत्म हो गया तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यहीं पर उन दोनों को चिंता हो रही थी कि भाई ये डंजन कैसा होगा, वो लड़ भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन यहीं पर अपना मेन कैरेक्टर जिन वू आता है। वेल यहीं पर इसे देख के बहुत सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्क को समझ नहीं आता, तो पूछता है कि इतने खुश क्यों हो रहे हैं लोग। तो यहाँ किम कहता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर जिन वू है वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है। वो आगे कहता है कि वो ई रैंक का भी सबसे वीकेस्ट हंटर है, तो इसीलिए सब लोग खुश हो रहे हैं कि अगर इस मिशन के लिए इस बंदे को भेजा है ना, तो मतलब यार ये जो डंजन है वो बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है। यहीं पर जिन वो ये सब कुछ सुन लेता है, लेकिन वो खुद को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि वो वीकेस्ट है। फिर यहीं पर हमें एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि है जूही, और वो जिन वू की दोस्त है। यहीं पर जूही उसे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा चोट कैसे खा चुके हो। यहीं पर जिन वू उसे जवाब देता है कि वो ए रैंक डंजन में गया था, जिसमें वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और उनके साथ कोई हीलर्स भी नहीं थे, क्योंकि उसके जो साइड वाले कॉम्पिटिटर्स है, जो पार्टनर्स थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए उनको हीलर की ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो यहीं पर पूरा मिशन स्टार्ट होता है और सॉन्ग नाम का बंदा इस पूरे ग्रुप का लीडर बनता है। अब यहीं पर सारे हंटर्स जिन वू को उनके पीछे रहने को बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो काफी वीक हंटर है। यहीं पर जिन वो अपने नाइफ को देखता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा वीक नाइफ है, लेकिन मैं अपने इनकम से इसे ही खरीद सकता था। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट, मतलब उस देश का प्रेसिडेंट नहीं है, और वो कंपनी जो इन हंटर्स को संभालती है उसका प्रेसिडेंट है वो। तो इस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट भी उसे पूछता है कि गवर्नमेंट से हुई मीटिंग में क्या हुआ। उसके जवाब में प्रेसिडेंट कहता है कि गवर्नमेंट ने तो एसोसिएशन बनाने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उन डंजन से निकाली गई प्रीशियस स्टोन्स या फिर जो भी मैजिकल आइटम्स हैं, वो सभी वो कंपनी गवर्नमेंट को बेचे
बेचेगी और उससे वो अपना मुनाफा कर सकती है, जिसपे प्रेसिडेंट मान जाता है। तो दरअसल जब भी डंजन में जाकर किसी मॉन्स्टर को हराया जाता है तो उसकी बॉडी से एक मैजिकल आइटम निकलती है जो कि काफी वैल्यूएबल जेम होती है और हंटर्स उसे बेच के अपना पैसा कमा सकते हैं। और यहीं पर हमें डंजन के बारे में आगे भी बताया जाता है कि एक डंजन खुलने के बाद उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि अगर उस टाइम लिमिट में वो डंजन क्लियर नहीं हुआ तो उस डंजन में से मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाएंगे। तो यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवो ने एक मॉन्स्टर को मार के उसके अंदर से मैजिकल आइटम निकाल लिया था और अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे लड़ते हुए उसकी चाकू टूट जाती है। यहीं पर वो मॉन्स्टर जिनवो को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है लेकिन पार करके उसे बचा लेता है। और यहीं पर जूही जिनवो को हील कर रही थी और जिनवो देखता है कि उसके अलावा बाकी सब लोग बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं उस मॉन्स्टर से। यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट की तरफ, जो कि कहते हैं कि उस डंजन्स में से मॉन्स्टर को मारने के बाद माना क्रिस्टल्स और बहुत ही अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं जिनसे उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए वेपन्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन अपने दुनिया की गवर्नमेंट इन क्रिस्टल्स को एक न्यू तरीके के एनर्जी के सोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि इन क्रिस्टल से निकली हुई एनर्जी एक आइडियल ग्रीन एनर्जी मानी जाती है जो कि न्यूक्लियर पावर जितनी खतरनाक भी नहीं है और थर्मल पावर जितनी पोल्यूटिंग भी नहीं है और इलेक्ट्रिकल और अदर टाइप्स ऑफ पावर से काफी ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। तो इन्हीं क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके एक एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इस दुनिया के लिए हंटर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सीन फिर से शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ, जिसे जूही डांट रही थी कि भैया वो इतने वीक होने के बावजूद आखिर हंटर क्यों बना। और यहीं से हमें पता चलता है कि जूही का जो कैरेक्टर है वो जिनवू की बहुत ज्यादा केयर करती है। तो यहीं पर जिनवू देखता है कि वो रेड खत्म हो चुके हैं, सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और सब लोग वो माना क्रिस्टल्स कलेक्ट कर रहे हैं। और जिनवू यहाँ देखते हैं कि उसके पास एक ही क्रिस्टल आई है और वो खुद के ऊपर क्वेश्चन करता है कि क्या इसलिए मैंने अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दी। यहीं पर सबको डंजन में एक और रास्ता मिलता है। यहीं पर सारे लोग उस रास्ते के बारे में बात कर रहे थे कि डंजन अभी तक तो क्लोज हुआ नहीं है, तो मतलब और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स अंदर हैं जिनको मार के और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। यहीं पर सॉन्ग जो कि उनका लीडर था वो कहता है कि हमें इस सिचुएशन में एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। अब यहीं पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें आगे चलना चाहिए, डी रैंक का डंजन है यार, काफी वीक डंजन है और हम सबको पैसों की भी जरूरत है, तो इस बात पे राजी होते हैं कि भाई वो लोग जाएंगे और उस रास्ते के आगे के बॉसेस को मार के आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर सॉन्ग भी सोचता है कि क्या पता उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक डीमन हो, क्योंकि इसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी कि उसके अंदर का डीमन स्ट्रॉन्ग है या वीक। तभी वहां पर एक वोटिंग की जाती है कि कौन कौन डंजन को और एक्सप्लोर करना चाहता है और कौन कौन हीरो एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहता है। तो यहीं पर अनजाने में दोनों टाइप के वोट्स बराबर हो जाते हैं। अब आखिरी बारी थी जिनवू की। अब यहीं पर जिनवू जिसे डंजन छोड़ के बाहर चलना चाहिए था, वो सोचता है कि वो अकेला बंदा है अपने फैमिली के लिए जो कि पैसे कमा रहा है और उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी बहन के स्कूलिंग के लिए फीस चाहिए। तो इसी बात पे वो अपने लाइफ के ऊपर रिस्क लेता है और अंदर जाने के फेवर में वोट कर देता है। अब यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है जिसमें हमें एक ऑफिस रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर हंटर्स को उनके पावर्स के बेस पे रैंक किया जाता है और रैंक लिस्ट बाहर आने के बाद अलग अलग एसोसिएशन के ब्रोकर्स उन्हें हायर करने में लग जाते हैं। अब इन्हीं एजेंसी में से एक एजेंसी चलाता है चोई, जो कि अपने रिक्रूटर से ये बात कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी एबनॉर्मल टैलेंट दिखे ना तो उसे हायर करो, जितने पैसे देना है दे दो। लेकिन वो आगे ये भी कहता है कि चाहे हम कितनी भी ज्यादा हायरिंग कर लें, हमें शायद ही चा जैसी कोई हंटर मिलेगी। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है चा के ऊपर, जिसके बारे में चो बात कर रहा था और ये एक एस रैंक्ड हंटर है। इसकी एंट्री काफी ज्यादा ड्रामेटिक होती है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है केव की तरफ, जहाँ केव में रहे कैरेक्टर्स उस केव को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यहीं पर हमें पता चलता है और डंजन को क्लोज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, तो इन लोगों को उस डंजन को बचे 20 मिनट में क्लियर करना पड़ेगा। अब यहीं पर जिन वो जूही से माफी मांगता है, लेकिन जूही उसे कहीं का नहीं छोड़ती और उसे 2-4 गालियां यही सुना देती है, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि ये चूतिया सबसे वीकेस्ट हंटर होने के बावजूद एक डी रैंक्ड डंजन के अंदर जाने के लिए मान गया। अब यहीं पर जिन वो आगे भी माफी मांगता है, लेकिन जूही काफी अजीब बात बोलती है कि अगर उससे माफी मांगनी है ना तो जिनवू को जूही को खाना खिलाना पड़ेगा। वेल, इन सब चीजों से हम आगे बढ़ते हैं और उन सभी को केव में एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उस केव के बॉस का दरवाजा है। तो यहीं पर वो सारे लोग केव के अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर जाते ही वहाँ पर लगे सारी मशालें जल जाती हैं और सब लोग इसे देख के हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसा डंजन उन्होंने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं था, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स है। ये काफी ज्यादा ओल्ड मोन्यूमेंटल डंजन लग रहा था। तभी यहाँ पर जिनवू वहाँ के सबसे बड़े स्टैचू को नोटिस करता है और उसके साइड के स्टैचूज पे एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा था, जिसे सॉन्ग पढ़ सकता था और वो पढ़ के कहता है कि इस टेम्पल का पहला रूल है ईश्वर की पूजा करना, दूसरा रूल है ईश्वर की तारीफ करना, तीसरा रूल है कि उसके ऊपर भरोसा रखना और यहाँ से जिंदा वापस जाने के लिए उन सभी रूल्स का पालन करना जरूरी है। तब यहीं पर सडनली जूही जिनवू को कहती है कि वहाँ देखो स्टैचू की आंख हिल रही है, जिसपे जिनवू तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सडनली उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब यहीं पर उनमें से एक बंदा इस बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके निकलने की कोशिश करने पर उस गेट का पहरेदार उसको काट के मार देता है।
अब इसी बात पे सब लोग चौंक जाते हैं और सबकी फटके चार हो जाती है। अब यहाँ पर जिनवू की तो और भी ज्यादा फटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सारे लोग जिनवू से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनमें से एक बंदे को एक गार्ड ने ऐसे ही काट दिया। अब यहीं पर जिनवू उस स्टैचू की तरफ देखता है और उसे देखते ही वो स्टैचू भी उसकी तरफ देखना चालू करती है, जिसे देख के जिनवू बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहीं पर जिनवू अपनी स्टोरी के बारे में आगे हमें बताता है कि वो ई क्लास का सबसे वीकेस्ट हंटर है और उसके लेके ई रैंक का डंजन यानी कि सबसे वीकेस्ट डंजन भी जिंदगी और मौत का खेल है। वो जितने भी लोगों के साथ जाता है वो सारे लोग उस डंजन को बहुत ज्यादा जेम से इकट्ठा कर लेते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक टूल्स खरीद सकते हैं इस डंजन से लड़ने के लिए। लेकिन जिनवू ठहरा वीकेस्ट, जो कि अपने पहले ही ई रैंक रेड मिशन में खो गया था और घायल होकर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तो इसी बात पे जिनवू को समझ में आ गया था कि वो डंजन्स के लिए काफी ज्यादा वीक है, तो उसने ग्रेजुअली ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप किया और तब से वो हर एक डंजन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता है और बहुत ही आसानी से उस डंजन की वीकनेस या उससे निकलने के रास्ते निकाल सकता है। वेल यहीं पर जिनवू की स्टोरी खत्म होती है और वो सबको झुकने के लिए कहता है और जिनवू के ऐसा कहते ही उस स्टैचू में से आग निकलती है और वो एक हंटर को जिंदा जला देती है। जिसे देख के सब लोग डर जाते हैं और जिनवू ये सोच लेता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या जिनवू की ऑब्जर्वेशन स्किल इस डंजन से निकलने में लोगों को काम आई? आखिर कैसे निकलेगा अपना मेन कैरेक्टर इस खतरनाक डंजन से? अगर उसके बारे में जानना है तो मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।